हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। राइट बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, आपके कमेंट्स को देखकर कि आप बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। साथ ही आप लोग लाइव क्लास में भी अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं हम लोगों के साथ। उसके लिए आपकी पूनम मैम आपको दिल से धन्यवाद देती है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब चलते हैं, हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम रासायनिक बल गतिकी, है ना। कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे चैप्टर चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं। यू डोंट वरी, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं। मैं तो एक बात आपको सबको कहूँगी कि लाइव क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि रिकॉर्डेड देखना तो अपनी एक मजबूरी हो जाती है, समझ रहे हैं। लेकिन हमने ये किया क्यों? जब हमें पता है कि रिकॉर्डेड तो बच्चा मजबूरी में देखता है, तो हम बच्चे को मजबूर बनाए ही क्यों? क्वेश्चन तो आता है ना हम लोगों के आगे भी। वो इसलिए कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और उसके बाद में शाम को आते हैं, शाम को लाइव क्लास में अटेंड कर लेते हैं और बहुत लंबा चल जाता है ये प्रोसेस जब तक सिलेबस कवर होता है। राइट लेकिन एक कम समय में 12th बोर्ड के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने से पहले यदि सिलेबस पूरा होकर एक बार रिवीजन हो जाता है सो वो बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वरना हमने देखा है 23-24 के बैच में बच्चे बड़े परेशान थे। मैम हमारा सिलेबस अब पूरा हुआ है, हम रिवीजन कब करेंगे। इसी मुश्किल ये जो परेशानी थी, इसका समाधान यही मिला कि बच्चों को 2 स्लॉट में क्लासेस दी जाएं, मॉर्निंग और इवनिंग। राइट जो मॉर्निंग में रिकॉर्डेड मिलेगा ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ के पढ़ सकें, और साथ ही दूसरा चैप्टर चलेगा आपके पास कौन सा, लाइव क्लासेस पे। डन। तो आप लोगों को दोनों तरफ अपनी भागीदारी दिखानी है, अच्छे से समझदारी के साथ पढ़ाई करनी है ताकि आप अपना सिलेबस विथ नोट्स कवर कर सकें। ठीक है, तो चले। तो मैं पूनम प्रजापत कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज अपना चैप्टर रासायनिक बल गतिकी। ये क्या होता है, इसमें हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। राइट तो अभी रासायनिक बल गतिकी में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें आएगा अभिक्रिया का वेग। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभिक्रिया का वेग पढ़ना है अपने को। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया होती क्या है, हम सब जानते हैं। जैसे कि अपन जनरल बात करें, C+O2 = CO2 बन गया, C+O2 = CO2 डन है। लेकिन जब ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा और CO2 में बदला तो उस समय इसका वेग क्या था, ये किस वेग से चल रही थी? बहुत ही धीमे चल रही थी, बहुत ही तेजी से चल रही थी, कैसे चल रही थी? तो इसको भी तो ज्ञात करना होगा ना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक समीकरण, क्लियर। और सेकंड आता है अभिक्रिया का वेग होता क्या है। डन। चले, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, कोई इशू नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एकदम आराम से आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने सारी क्लासेस बहुत ही आराम से ही पढ़ाई हैं, बट फिर भी। डन। चले, ओके जी। अब चलते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया जो वेग है उसके आधार पर रासायनिक जो समीकरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, यानी यूं कह दूं कि जो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो किस किस तरीके से हो रही हैं। डन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करें, उसके बाद में प्रकार देखेंगे कि वो मंद से हो रही है, अतिमंद से हो रही है, तीव्र से हो रही है, कैसे हो रही है। डन। रासायनिक बल गति की परिभाषा क्या होती है बच्चों? ध्यान से शब्दों को समझोगे तो बातें एकदम क्लियर हो जाती है। राइट तो सबसे पहले रासायनिक बल गति की रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है भाई, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अगर वेग है तो कुछ न कुछ प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, उसकी कोई ना कोई मैकेनिज्म भी होगी। तो उनको समझाने के लिए हम जिस अध्याय को पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वह भाग रसायन विज्ञान का रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे कोई भी अभिक्रिया, जैसे C+O2 = CO2, डन है। ये जो CO2 अभिक्रिया है, इसका अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग क्या होगा? साथ ही इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? और उसके बाद जैसे प्रभावित करने वाले कारक हमें पता चल गए, तो अब कहा कि इस अभिक्रिया की क्या मैकेनिज्म क्या होती है। की क्रियाविधि। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस और नो? यानी इन तीनों पॉइंटों का जहां अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब ये कहता है अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? वेग के आधार पर कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमे धीमे चलता है, कोई ना तेज ना धीमा, आराम से चलता है। राइट? वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सबने ही सुनी होगी। कछुआ बहुत ज़्यादा तेज से दौड़ता है और कछुआ बहुत धीमे से जो दौड़ता है और खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है। वहीं अगर दोनों बैलेंस करके दौड़ते तो कोई हारता ही नहीं, दोनों जीत जाते, है ना? तो वही है कि अपने पास 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तीव्र, दूसरा है मंद और तीसरा है मध्यम अभिक्रिया, है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीव्र, मध्यम और मंद। तो अपने को सबसे ज़्यादा तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती है? तेजी से संपन्न होती है, जिनको अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर आती है मंद, बहुत ज़्यादा मंद होती है। फिर आती है मध्यम, जिससे अपन जिसका मान वास्तविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जमकर लाइक कर दो, ताकि हम आज के इस अपना जो टॉपिक है वो दूर दूर तक जो बच्चे को नीड है वो पढ़ सके, है ना? चले, ओके, डन। अब आता है सबसे पहले तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रियाएं आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। सब बच्चे नोट डाउन कर लेना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो किस प्रकार की होती हैं? जो तेजी से चलती हैं, कुछ ही समय में पूर्ण होती है, जिनका समय ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है, अर्थात उनकी अभिक्रियाओं का वेग 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। और ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जब तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है, या यूं कह दूं, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उनका वेग ज्ञात करना संभव नहीं है, प्रैक्टिकली मान संभव नहीं है। उदाहरण के लिए सभी आयनिक प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती है बेटा? तीव्र होती है। जैसे कि अम्ल और क्षार। अब आप सोच रहे हैं मैम अम्ल और क्षार आयनिक कैसे? बेटा अम्ल क्या होता है? HCl। एक पात्र लो, उसके अंदर क्या डाल दो? HCl डाल दो, या फिर NaOH, दोनों को डाल दो। दोनों टूटेंगे तो क्या होगा? Na+OH- H+Cl-। प्लस माइनस में टूट रहा है ना, इसका मतलब ये आयनित है। डन है? बात समझ में आ गई सभी को? तो आयनित प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। और ये कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी तीव्र गति से होती है, फटाफट चेंज होती रहती है। डन? ये बात सभी को समझ में आई? अगर अपन क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार को, यानी कि एसिड और किसको भाई?
बेस को मिलाते हैं तो वो अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रही है आयनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि पोटेशियम है और उसके बाद में क्या है भाई, आयोडीन है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और इतनी जल्दी रिएक्शन करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब अम्ल और क्षार मिलकर के लवण का निर्माण कर देते हैं। डन? बात समझ में आ गई होगी। चलें जी, ओके जी, ओके। अब चलते हैं आगे। मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जो क्या कहलाती हैं, जो बहुत समय ले लेती है, या यूं कह दूं कि जब अभिक्रियाएं संपन्न हो रही होती है तो कई वर्ष लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, इट्स अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। डन? तो वे अभिक्रियाएं जो बहुत अधिक समय लेती हैं, है ना, और मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें धीमी अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं कई सालों में पूर्ण होती है। दिन, महीनों, वर्षों में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, या अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, मंद अभिक्रियाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया। चले, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जंग लगा हुआ सबको पता है। कितने बच्चे हैं आप में से जिन्होंने लोहे पर जंग लगा हुआ देखा है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस मैम हमने देखा है। फटाफट फटाफट बताते जाओ, साथ साथ में बताते जाओ ताकि आपको वो आंसर मिल जाए, है ना। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भाई क्या होता है कि अपने पास लोहा जो है वो कई दिनों तक अगर रखा रहता है, रखा ही नहीं, वो वायु के संपर्क में है, नमी के संपर्क में है, तो उस समय क्या हो जाता है, उस समय वहाँ पर जंग यानी कि लोहा जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। समझ आ गई? बात क्लियर हो गई? तो ये क्रिया एक तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है हमने कहीं पर लोहा रखा या लोहे का डब्बा रखा और उसके बाद अगले दिन देखा तो ये तो लोहे पर जंग लग गया। ऐसा कभी नहीं होता। एक दो दिन तो कम से कम लगते ही है, चाहे कितना भी घटिया से घटिया लोहा हो, है ना, तो भी 2-3 दिन तो वो जंग लगाने में लेता ही है। तो धीमी अभिक्रिया है। डन? जो सेकेंड्स में हो वो तीव्र अभिक्रिया है। अब ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग का मापन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, मंद नहीं, मध्यम अभिक्रिया। तो अगली है मध्यम अभिक्रिया। तो बच्चों मध्यम अभिक्रिया कौन सी होती है? तो कहा मध्यम अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जो तीव्र और मंद अभिक्रियाओं के बीच में रहती है, यानी बहुत ज़्यादा तेजी से भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं होती। अगर इन दोनों को मिला लें तो इस प्रकार बीच में होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के ऊष्मागतिकी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि और रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को जानने के लिए रासायनिक बल गतिकी का बताया जा सकता है। क्लियर है? फटाफट फटाफट नोट डाउन करेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। चलो, समझ में आ गया? एक बार थम्स अप जरूर भेज दें सभी बच्चे। डन। चलिए, अब आता है मध्यम अभिक्रिया में उसका एग्जाम्पल कि ऊष्मागतिकी द्वारा, जैसे कि हीरे को ग्रेफाइट में बदलना है तो बहुत साल तो नहीं लगेंगे, इतनी रिएक्शन तो होगी कि हम उसे क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका? अभिक्रिया के वेग का। डन। अतः इसको सामान्यतः देखते हैं कि इसकी स्थिति में परिवर्तन न के बराबर होता है, अर्थात यह अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से होती है। क्लियर है? रासायनिक बल गतिकी में हम अभिक्रिया के वेग के बारे में तो अध्ययन करते ही हैं और हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का भी मान ज्ञात करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, अगर अपन वेग की बात करें, है ना, वेग की बात करें तो हमने पता चल गया बहुत तेजी से होती है। एक क्या होती है, मध्यम। बहुत धीमी अभिक्रिया को हम नहीं लेंगे। अच्छा, एक बात तो बताना भूल ही गई कि अपने पास जो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, मंद अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। तो मंद अभिक्रियाओं की यदि मैं बात करूं तो मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किसी भी क्या होती है, मॉलिक्यूल में संपन्न हो जाती है ना। अब यदि मैं मध्यम अभिक्रिया की बात करूं तो मध्यम अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आणविक प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं?
आणविक प्रकार की, यानी कि जैसे कि PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। डन डन डन, बिल्कुल बिल्कुल, सबको बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं, मध्यम अभिक्रियाएं आणविक प्रकार की होती हैं। चलो भाई, अब आ जाता है अपने पास अगला टॉपिक। अच्छा ये बात देखो, ये कह रहा है कि ताक्षणिक यानी वेग जो है वो दो प्रकार से डिफाइंड है। ताक्षणिक, बच्चों ध्यान दे लेना भाई, ताक्षणिक, तात्क्षणिक है ये, मैं भूल जाती हूँ भाई, हाथ से थोड़ी ना करना है, ऐसा थोड़ी होता है। ताक्षणिक, और एक औसत। बच्चों ध्यान दो, ताक्षणिक वेग क्या होता है? वह वेग जिसको मापना संभव नहीं है। जिसका मापन संभव नहीं, और जिसका मापन संभव। डन है। अब संभव नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं, जबकि यहां पर हम डेल्टा यूज करते हैं। डी अपॉन डी टी, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई भी टेंशन नहीं है। क्लियर है? यानी जब अभिक्रिया का वेग, इतना अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो रही है और हमें उसका वेग बताना है, तो हम d अपॉन डी टी लगाकर वेग बताएंगे। और यहाँ पर मैं बात करूँ, औसत की बात करनी है, तो अभिक्रिया इस तरह से। ठीक है, अब चले। अब एक बात और ध्यान रखो, अभिक्रिया का वेग जब भी ज्ञात करना है तो उसमें हमें अभिकारक भी लेने हैं और उत्पाद भी लेने हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, अभिकारक और उत्पाद दोनों को लेना होता है। डन। चलो आगे, आ जाओ जी, आ जाओ। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले आता है अभिक्रिया का वेग, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग वह होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है एक निश्चित समय अंतराल के साथ। डन। तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। चले तो इसमें बताया गया है कि इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, समय के साथ सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसमें मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मोल, सेकेंड इनवर्स, एटीएम, टाइम इनवर्स यूनिट्स प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया का वेग का सूत्र बराबर उत्पाद या क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। डन है। वहीं पर मैं बात करूं कि अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कैसे होता है, तो हम उसको इस सूत्र में प्रदर्शित करेंगे। और अभिक्रिया का वेग जब भी आ जाए बेटा, वो हमेशा किसके साथ? समय के साथ क्या होता है? अपना चेंज दिखाता है। क्लियर है? अभिक्रिया के वेग को सामान्यतः औसत वेग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि अभिक्रिया वेग औसत में ही। क्यों? ताकि वेग ज्ञात किया जा सके। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आ जाइए जी। और ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, इसको मैं वैसे निकाल कर वे भी दिखाऊंगी, मतलब कि खुद फॉर्मूला से फॉर्मेट करके आपको दिखाऊंगी। डन। तो सबसे पहले आता ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं? अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के साथ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है, जिसे
इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं डीसी सांद्रता किसी भी पदार्थ के समय के साथ। राइट, हाँ या ना, क्लियर है। अब इस सांद्रता की यदि मैं बात करूं तो ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। ताक्षणिक वेग की मैं बात करूं तो अभिकारक उत्पाद के लिए प्लस और माइनस दोनों चलते हैं। कैसे चलते हैं वो मैं बताऊंगी। जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी, बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान दे लो कि अपने पास, बच्चों ध्यान से देखो, अपने पास क्या है, अपने पास एक अभिक्रिया है, ठीक है, और अभिक्रिया में अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक, ठीक बात, अभिकारक, अभिकारक, उसके बाद में उत्पाद भी है। अब बच्चों एक बात बताना, जरूर बताना कि अभिकारक की मात्रा कम होती है तो किसकी मात्रा बढ़ती है? उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, ठीक बात है, उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, ठीक बात, क्लियर है। अब जब इसकी मात्रा घटती है तो कम को हम कम तो नहीं लिख सकते, किससे डिनोट करेंगे? माइनस। उत्पाद को बढ़ रहा है, उत्पाद ओ बढ़ना लिखना था भाई, मैं क्या लिख रही हूँ, अरे बाबा, ठीक है, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? पॉजिटिव साइन से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा अभिकारक माइनस में और उत्पाद हमेशा प्लस में, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। और ये क्यों ध्यान में रखनी है? आप हम सब जानते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारक प्रारंभ में देखोगे और अंत में देखोगे तो परिवर्तन तो होगा, तो और परिवर्तन क्या होता है? डेल आर, और डेल आर क्या होता है? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी। तो R2 माइनस R1 की बात करूं तो क्या चलेगा भाई? R2 माइनस R1, तो R2 तो कम है, R1 ज़्यादा है, तो R1 माइनस में आ गया, तो हमेशा अभिकारक क्या है, क्या लगता है? माइनस। वही उत्पाद की बात करूं तो प्रारंभ में तो कम होते हैं, अंत में ज़्यादा होते, तो P2 माइनस P1, तो P2 ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? जिसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ, R1 बट्टा डेल टी P2 माइनस P1 अपॉन डेल टी, ठीक है बेटा। हम सब जानते हैं R1 ज़्यादा है क्योंकि प्रारंभ में अभिकारक ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस डेल R अपॉन क्या आ जाएगा? डेल टी। यहाँ पर क्या भाई? पॉजिटिव, क्लियर है, नो इशू किसी को भी, ओके डन। चलते हैं आगे। अब आता है औसत वेग। औसत वेग पता चल गया भाई, यहाँ पर जो अपन ने लिखा है ना बेटे, यहाँ पर डी लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं। चलते हैं, यहाँ पे मैं बताऊंगी 1/2 क्यों आया है, 1/4 क्यों आया है, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी क्योंकि बस अभी तो एक रिएक्शन है, बस देख लो, ठीक है। अब आ जाओ, औसत वेग क्या होता है? निश्चित समय अंतराल के बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। निश्चित समय अंतराल के बाद, एक समय गुजर जाने के बाद जब सांद्रताओं में परिवर्तन होता है तो उसे औसत वेग कहते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। यानी यूँ कहें कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन समय के साथ होता है, जिसका मापन किया जा सकता है, उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कह देते हैं कि भाई ये तो है औसत वेग। क्लियर है? क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार थम्स अप भेजो जल्दी जल्दी जल्दी, सभी बच्चे थम्स अप भेजेंगे, ऐसे नहीं भाई, है ना। देखो कई बच्चे तो केवल बातें ही करने आते हैं, है ना, केवल और केवल बातें करने आते हैं, इन्हें पढ़ना है नहीं। पढ़ना तो हमें है ही नहीं भाई, हम पढ़ने आए नहीं, हम तो यहाँ पर पता नहीं क्या ही करने आए हैं। हम तो यहाँ लव स्टोरियाँ बनाने आए हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ तो, सही है ना, है ना। तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे पहचानती हो, कुछ तो भाई साहब इतने नालायक होते हैं, इतने नालायक होते हैं, साफ कह देते हैं कि हाँ मैम हम तो सेटिंग करने आए हैं, बताओ।
और कुछ तो मैं कहूँ और धन्य पुण्य आत्माएं हैं, वो कहें कि मैडम जी आपको कोई लगे तो बता दो। हाय रे देवा, हैं? अरे मैडम जी को तो क्या ही है, पर तुम्हारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात है? जीवन में कुछ हो ना हो, हमेशा एक सफल इंसान बनने की हमेशा सोचनी चाहिए, है ना। और 12th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको तो डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो। अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन अभी ज़ीरो हो गया ना, तो समझ जाओ भाई साहब तुम लोगों का जीवन सफल हो गया। क्योंकि तुम यहाँ से जाने के बाद 12th करने के बाद नीट का एग्ज़ाम दोगे, जेई का एग्ज़ाम दोगे, या फिर कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देने के लिए फ़ाइट करोगे। तो वहाँ पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कोई मोनू सोनू टोनू तो साथ में होगा नहीं जो आपको पढ़ा सके, नकल करा सके, है ना। तो उसके लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद ही पढ़ना होगा कि नहीं होगा? सही कि नहीं है? हाँ, बातें करवा लो, चलो इधर ध्यान दो फटाफट। तो औसत वेग की बात समझ में आ गई। तो औसत वेग को हम किससे लिखते हैं? डेल डी और डी सी से। इसमें सांता में कमी था, प्लस निशान के साथ में क्रिया कारकों में, क्रिया फलों में वृद्धि, क्रिया कारकों में सदैव क्या रहती है? कमी रहती है। क्लियर है? ओके डन। चलिए जी अब आ जाओ। अब ये प्रदर्शित कर रहा है कुछ चीजों को, है ना। सामने बोर्ड पर ध्यान दो सभी बच्चे। ये कह रहा है कि अभिक्रिया दर को कैसे अपन देखते हैं। तो बच्चों अपने पास ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया है R = P। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अभिक्रिया में बेटा अपने को औसत वेग निकालना है ना। औसत वेग, कौन सा वेग? औसत वेग। ठीक है। औसत वेग की मैं बात करूं तो औसत वेग में क्या होगा? अपने पास क्या है? अभिकारक है, में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, बराबर उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता लिख दो भाई, बटा समय। अब आप जानते हैं अभिकारक में माइनस, उत्पाद में प्लस। डन है। तो यहां पर इसने यही किया है, देखो समय के लिए लिख दिया T2 - T1, अभिकारक के लिए क्या लिख दिया? परिवर्तन R2 - R1, अभी बताया मैंने। उत्पाद के लिए P2 - P1। तो औसत वेग कैसे ज्ञात करोगे? डेल R अपॉन डेल T, हाँ या ना? डेल P अपॉन डेल T। डन है। किसी को भी कोई भी इशू हो तो वो पूछ सकता है कि यस मैम हमें यहाँ पर डाउट है। आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे आया है। अभी मैंने पीछे जगह दिखाया था कि अभिकारक में परिवर्तन तो प्रारंभ में कुछ होगा और अंत में कुछ होगा। तो परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक ही तो होता है, हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? सही बात है ना? यस और नो? बोलो तो सही, बोलो तो सही। तुम कहाँ हो? ठीक तो हो हैं या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। तो क्लियर हो गई। अब आता है औसत वेग। तो ऐसे औसत वेग उत्पाद के लिए भी निकल सकता है, ऐसे ही औसत वेग किसके लिए बेटा? अभिकारकों के लिए भी निकल सकता है। क्लियर हो गया? बात तो समझ आई कि नहीं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट कि यस मैम हमारा क्लियर हो चुका है। चलें जी, यस और नो? ओके डन। अब आता है यही अभिक्रिया को जब हम ग्राफ के रूप में देखते हैं, चाहे वो ताक्षणिक हो चाहे वो औसत हो, पर अभिकारक के संदर्भ में वो कैसा होगा और उत्पाद के संदर्भ में वो कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वह ग्राफ किसके संदर्भ में? आप में से कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है कि ये ग्राफ किसके संदर्भ में है? ऑफ कोर्स अभिकारक के संदर्भ में। किसके संबंध में है? अभिकारक के संबंध में। क्लियर है? तो आइए जी अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है?
यहाँ पर हो तो क्या ही रहा है, बस बताना है कि ये जब ढलान पे आती है कोई चीज़ तो यहाँ पर सटीक। अच्छा क्या समझेंगे, हम नॉर्मली साइकिल चला रहे हैं, अभी तो तुम्हारी उम्र साइकिल चलाने की है, तुम में से कई सोच रहे हैं क्यों मैम हम तो बाइक चलाते हैं। हाँ भाई ठीक है, चलाते होंगे तुम, बट बेसिकली तुम्हारी उम्र जो होती है उस समय हम लोग साइकिल का सोचते हैं। साइकिल को चलाकर तुम स्ट्रेट में तो चला रहे हो, डम 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 चल रही है, जैसे ही यूं चढ़ाना पड़ा थोड़ा एनर्जी लगेगी, दम दम पेडल मारने में थोड़ा जोर, जैसे ढलान नीचे आई तो पहिए भले ही चलाओ ही नहीं, पाँव ऊपर कर लो। ऐसा मैंने खुद भी किया है मेरी रियल लाइफ में भी, है ना। जब मैं स्कूल से घर आती थी तो मैं ऐसे ही कर रही थी, ढलान वाली जगह पर पाँव ऊपर कर लेती थी, तो क्या होता था कि वो साइकिल तो अपने आप चल रही है, वहाँ पर कोई वेग नहीं, यानी वो उस समय वो रफ्तार होती है जिसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते और जिसे हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग, तात्क्षणिक। क्लियर। और इसको अभिकारक के संदर्भ में क्या लिखोगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी, यस और नो। और वहीं पर मैं इसकी बात कर लूँ, वहीं पर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। क्लियर है, बात समझ में आई। यानी यहाँ पर किसी बिंदु पर देखूं तो वह ताक्षणिक, और यहाँ पूरे पे देखूं तो ये कौन सा है, कौन सा मान है, औसत वेग। क्लियर है, ये कौन सा मान है भाई। चलो अगला, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब फटाफट तुम बताओगे, अब ढलान पर चढ़ना है तो ये रही ढाल, यहाँ पर क्या होगा, उत्पाद के संदर्भ में क्या है बेटा, उत्पाद धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, ताक्षणिक। क्या होगा भाई, उत्पाद के संदर्भ में प्लस डेल पी अपॉन डेल टी, और यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो क्या होगा बेटा, अच्छा ये डेल नहीं होगा भाई, डी पी अपॉन डी टी, और ये औसत डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा, वो नेगेटिव में, और क्यों आएगा ये मैं बराबर बता चुकी हूँ। सबको बात समझ में आई। फटाफट उतारेंगे सभी मेरे बच्चे, जल्दी से फटाफट उतारो एक बार जल्दी से, ताकि बात समझ में आ जाए सभी को। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी से फटाफट। चले, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, जल्दी जल्दी जल्दी। चले, डन है, ओके। चलिए अब आता है अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन। ठीक है, चले, कोई इशू किसी को भी नहीं है, चलते हैं। आइए बेटा, अब हम देखेंगे कि अपने पास जो अभिक्रियाएं हो रही है उसकी दर का प्रदर्शन, यानी अभिक्रिया जिस वेग से चल रही है उसके दर का प्रदर्शन कैसे होगा। डन, चले आइए चलते हैं, एक बार थोड़ा सा डन करते हैं, है ना। अभिक्रिया दर के प्रदर्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने पास एक अभिक्रिया है R = P। सब बच्चे ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है।
अपने पास कोई भी अभिक्रिया है जैसे कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5c प्लस 2d, डन, नो इश्यू। इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? प्रदर्शित करना कैसे करेंगे? प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हम सब जानते हैं माइनस में क्या भाई, r बट्टा टी बराबर क्या भाई, प्लस में डेल p की सांद्रता अपॉन डेल t। ठीक सब क्लियर है? ओके डन। आ जाओ, अब अपने पास इस रिएक्शन को कैसे प्रदर्शित करेंगे बेटा? अब अपने पास 2a है, तो जनरली हम बच्चे क्या करते हैं कि सांद्रता की घात को यहां लगा देते हैं ऊपर, नहीं, यहां अभिक्रिया दर का प्रदर्शन हो रहा है, और प्रदर्शन का मतलब होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि अपने पास कोई भी पदार्थ हम 1 मोल ही मानते हैं, हम जनरली यही करते हैं, 1 मोल मानते हैं। अगर पता नहीं हो तो टोटल क्या होगा, मोल अंश अंश करके 1 ही तो बनेगा। उस 1 में से ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, ठीक बात है। यानी एक पदार्थ में 4 प्रकार के कण मौजूद है, A B C D, वो सब चारों मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन में A की मात्रा कितनी, 1/2, B की मात्रा कितनी, 1/3, C की मात्रा कितनी, 1/4 और D की मात्रा कितनी, 1/2। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए बेटा यहां पर लिखते हैं, हम दर को प्रदर्शित करते हैं ना, तब हम लिखते हैं 1/2, ध्यान कर लेना, 1/2 माइनस का लगा दो क्योंकि अभिकारक है, माइनस क्या बेटे, डेल A की सांद्रता बटा डेल T बराबर क्या लिखें भाई, -1/3 क्या बेटा, डेल B अपॉन डेल T बराबर 5C प्लस 2D। 5C प्लस 2D मतलब क्या भाई, तो 5C यानी कि प्रोडक्ट में आ गए तो 1/5 डेल C अपॉन डेल T, और वहीं पर मैं बात करती हूँ बराबर 1/2 डेल D अपॉन डेल T। ठीक बात, अब किसी को डाउट नहीं 1/, क्यों लिखा, क्योंकि हम पदार्थ के एक पदार्थ को बनाने के लिए बहुत सारे कण को जोड़ते हैं, तो उन जोड़ने से एक पदार्थ बनता है, तो एक पदार्थ में किसी भी कण की कितनी मात्रा है, तो 1/2, 1/3, 1/5 सो ऑन। डन, क्लियर है। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया दर को प्रदर्शित करते हैं। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, अच्छे से चीजों को लिखेंगे ताकि उसको बात समझ में आ जाए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, चलिए उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि अपने पास 3A 2B 5C प्लस 2D है, ठीक है। यदि B के विलुप्त होने की दर इतनी है तो A के विलोपन तथा C के बनने की दर, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और ध्यान से आंसर को करना है, ठीक है। आ जाओ, ये कह रहे हैं आपके पास रिएक्शन है तो पहले रिएक्शन का लिख दो, क्या, प्रदर्शन लिखो बेटा, है ना। प्रदर्शन लिखो, कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले 1/3 डेल A बटा डेल T बराबर, माइनस तो हो गई, -1/2 डेल B अपॉन डेल T बराबर 1/5 डेल C अपॉन डेल T बराबर 1/2 डेल D अपॉन डेल T। ठीक है, डन है। आपको कहा कि B के विलुप्त होने की दर इतनी है, यानी कि अपने पास माइनस क्या है भाई, -1/2 डेल B अपॉन डेल T बराबर कितना दिया है, 1/4 मोल प्रति लीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A के विलुप्त होने की दर 1/3 डेल A अपॉन डेल T। सेकेंड थिंग हमें ज्ञात करना है क्या भाई,
माइनस 1/c 1/5 सॉरी प्लस 1/5 डेल सी अपॉन डेल टी, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो आपके पास डेल बी अपॉन डेल टी है, दिखाई दे रहा है, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ठीक है। तो पहले हम किसको ज्ञात कर लें? सबसे पहले हम किसको ज्ञात कर लें? हम ज्ञात कर लें फर्स्ट माइनस 1/2 डेल बी अपॉन डेल टी बराबर 1/3 बराबर माइनस 1/3 डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। इसके अंदर माइनस 1/3 गुना कितना दिया है? कितना दिया है? 1.4 बराबर 1/3 माइनस में है भाई, ध्यान रख लो। निशान चेंज कर दूं क्या? ये लो माइनस का निशान, ठीक है। अब तो दिख जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। इस 3 को इधर ले आओ, 1/2 या फिर सीधा लिख दो 3/2। हाँ या ना? इतनी गणित तो सबको ही आती होगी राजा। 3/2, हाँ या ना? और माइनस से माइनस कट इंटू 1.4 बराबर डेल ए अपॉन डेल टी, कितना आया? 2.1। दिस इज आंसर, हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या करना है? C की वैल्यू ज्ञात करनी है। दिस इज फॉर यू। आपको ये होमवर्क दिया जाता है, एक मैंने करके दिखाया, एक आपको खुद करना है। कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? होनी नहीं चाहिए, कर ही लेना बेटे, कर ही लेना, ठीक है। चलो ओके डन। आ जाओ, अगला आता है वेग नियम और वेग व्यंजक। अब आपने कहा मैम अभिक्रिया का वेग तो आपने पढ़ा दिया, बराबर है, पर वेग व्यंजक क्या होता है? इस बात को ध्यान से देखो। अपने पास कोई भी अभिक्रिया जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन होती है। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन है। जब रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया अभिकारक और उत्पाद पर निर्भर करती है, प्रोडक्ट पर निर्भर करती है, ठीक बात है, हाँ या ना? तो अब इस बात में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें नियम बनाना पड़ा। तो कहा कि भाई अभिकारक होगा तभी तो उत्पाद बनेगा, जब अभिकारक होगा ही नहीं तो उत्पाद काहे से आएगा? तो कहा कि अभिक्रिया का वेग हमेशा किसके समानुपाती चलता है? अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती चलता है, और इसे ही इन्होंने क्या कह दिया? वेग नियम कह दिया। तो वेग नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के योग के बराबर होता है। फिर से सुन लो, अभिक्रिया वेग नियम क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के स्टोइकियोमेट्रिक घातांकों के योग के समानुपाती होता है। जन क्लियर? बात समझ आई कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? फटाफट बताओ, झटाझट। क्लियर है जी? क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अब समझ में आया। तो अब यहाँ पर वेग नियम आया। वेग नियम आया तो R बराबर क्या आ जाएगा? अगर हम अभिकारकों की सांद्रताओं के सक्रिय द्रव्यमान के योगफल के बराबर ना कर दें तो यहाँ पर K आएगा, और इस K को हम क्या कह देंगे? वेग व्यंजक कह देते हैं।
क्लियर है? यस और नो? डन, वेरी गुड। चलते हैं आगे, इसको करते हैं इरेज। आ जाओ जी, आ जाओ, अब आ जाओ। वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं में अभिक्रिया के वेग के प्रायोगिक मान के निर्धारण को व्यक्त करता है, उसे हम वेग नियम कहते हैं। अभिक्रिया A प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद ए बी अभिकारक तथा ए बी रस समीकरण मिति गुणांक है। डन है। वेग समानुपाती, क्लियर, अभी बताया, आर समानुपाती अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के योग के बराबर होता है। राइट। अब यहां पर इसे लिखने को हम क्या कहते हैं? इसे वेग व्यंजक कहा जाता है। के क्या है? एक वेग स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं। क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बेटे? कितना इजी है भाई, कितना इजी है ना? क्लियर? ओके, डन। आ जाओ जी। अब कहा वेग स्थिरांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग के की परिभाषा क्या होगी? कुछ नहीं। यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घातांक, क्या, अभिकारकों की सांद्रता को क्या मान ले? इकाई मान ले, तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग या फिर के बराबर हो जाता है। यानी अभिकारकों की सांद्रता को यदि क्या मान लिया जाए? इकाई मान लिया जाए, तो आर बराबर किसके बेटा? के से हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक, और इस पद को वेग व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारकों की सांद्रता इकाई में होती है। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, फटाफट फटाफट, कि यस मैम, डन है। ओके ओके ओके, नाइस नाइस। चलते हैं आगे। सबको क्लियर हो गया? बड़ा इजी सा टॉपिक था, इसलिए मैंने फटाफट करा दिया है। अब आता है अगला प्रश्न। R इज इक्वल टू P अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है, और औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। ध्यान से देखो, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता इतनी है ना? हम सब जानते हैं। यदि हम किसी बात करें, किसी भी अभिक्रिया के वेग की बात करूं मैं, तो अभिक्रिया वेग के अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं आर बराबर क्या भाई? माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, या फिर हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई। तो 25 मिनट में परिवर्तित होकर, यानी 0 से शुरू हुआ, 25 मिनट तक आ गई, तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 0.03 से 25 मिनट में परिवर्तित होकर इतनी हो जाती है, यानी कि 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25। यस और नो? हाँ या ना? जल्दी बताओ, बात समझ आई कि नहीं? सेकंड तथा मिनट दोनों में इकाइयां निकालनी है, निकालनी आती कि नहीं? 25 मिनट दिया अगले ने, सेकंड में निकाल देना। हाँ या ना? 60 से गुणा कर देना भाई, सेकंड में आ जाएगा। 60 का भाग दो तो मिनट में आ जाता है, गुणा करो तो सेकंड में आ जाता है। सेकंड ज्यादा होते हैं, मिनट कम होते हैं, घंटा और भी कम होते हैं। हाँ या ना? क्लियर? तो ये रहा आपके पास, ये रहा इसका अपने पास। क्लियर? डन है? यस और नो? सबको बात समझ में आ गई? कर लोगे आंसर? बोलो यस और नो कि हाँ मैम हम कर लेंगे। सभी बच्चे कर लेना भाई, ज़रूरी भी है। देखो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 0.01 अपॉन 25
5, हाँ या ना? यहाँ से पॉइंट हटा 0 0, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया अपने पास 1/2500। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, कितनी आएगी भाई? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 0.04 है ना, या 4 × 10⁻³ क्लियर, -6 सॉरी, यहाँ -4 वहाँ -6। डन है, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा 4 और 6 का, तो सभी बच्चों को कोई दिक्कत किसी को नहीं है, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? मिनट फिर सेकंड, क्लियर बच्चों? डन और डू, यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? डन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें, ओके 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 ओके, चलो जी चलो, चलते हैं आगे, आ जाओ। अब आता है 2a उत्पाद अभिक्रिया के A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 से घटकर इतने मोल रह जाती है, इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग गणना करो। तो गणना कर दो भाई। 2a = उत्पाद A की सांद्रता 10 मिनट में इतनी घटकर इतनी रह जाती है, अभिक्रिया के वेग की गणना करो। अभिक्रिया का वेग की गणना क्या करोगे भाई? गणना बराबर क्या भाई? 2a = उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में यहाँ से घटकर यहाँ चली जाती है, घटकर यानी कि R2 - R1/T डेल T। R2 कितना? घटकर 0.4 - 0.5 अपॉन कितना भाई? 10 मिनट। क्या आया गोपाला? क्या आया? जल्दी बताओ। 0.4 - 0.5 क्या आएगा? -0.01 अपॉन क्या भाई? 10। हटाओ यहाँ से, 2 0 आ गए, हाँ या ना? 1 × 10⁻³ यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अच्छा 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 अच्छा, ओके, वो छोड़ दिया क्या मैंने? यहाँ 2 1/2 भी था भाई, 1/2 भी था गुणा में, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है ना? तब तो सीधा सीधा आ गया है। चलो भाई, क्लियर है बात? समझ में आ गई? इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे, यस और नो? ये हो गया -1/2, हमने भी निकाल दिया, हमने भी निकाल दिया, क्लियर है? नो इश्यू, हमें भी आता है ये सब, तो हम सब कर भी सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कोई भी बच्चा कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकता है, क्लियर है? चलें कि नहीं? डन। आ जाओ जी। अब आता है अगला टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? सब बच्चे ध्यान से देखो, कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया दर का प्रदर्शन अलग होता है, पर जब वेग नियम आप पढ़ते हैं तो वो वेग नियम कोटि में आ जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन में बताऊं तो, जब भी वेग नियम पढ़ोगे वो हमेशा कोटि के लिए होगा। अगर आपके पास R = K अभिकारक की सांद्रताएं x, y दी गई है, तो आप सिंपली कोटि के लिए कुछ नहीं करना, कोटि बराबर क्या कर दो? x + y। बस शर्त है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास वेग व्यंजक होना चाहिए। जिसके पास वेग व्यंजक है, जिस अभिक्रिया के पास वेग व्यंजक है, वो हमेशा क्या हो जाती है? उसकी कोटि ज्ञात हो जाती है। लेकिन जब वेग व्यंजक नहीं है तो कोटि ज्ञात करना संभव नहीं है। सिंपल ही बात है। तो देखो यहाँ वेग नियम से यही लिखते हैं हम, यहाँ पर कोटि x + y, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। हाँ या ना? हाँ या ना बेटे? जल्दी से बताओ, बात समझ आई है या नहीं? सभी बच्चों को क्लियर हुआ है या नहीं? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी मेरे बच्चे कि यस मैम हमें समझ में आ गया है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से सभी बच्चे फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी।
ओके ओके डन। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले यदि मैं अभिक्रिया की कोटि की बात करूं तो अभिकारक से उत्पाद बना, उसका वेग व्यंजक हमने लिखा और वेग व्यंजक लिखकर यहां पर हमने लिख दिया n। ठीक है, x प्लस वाई बराबर n। अब ये n क्या है? अगर आपके पास अभिकारक की सांद्रता वेग व्यंजक में, अगर आपके पास अभिकारक की सांद्रता, ध्यान करो, अभिकारक की सांद्रता वेग व्यंजक के पास, वेग व्यंजक के साथ हो तो क्या? तो अभिकारक की सांद्रता यहां लिखा हुआ 0, यहां लिखा हुआ 1, यहां लिखा हुआ 2 कोटि को प्रदर्शित करता है। यानी अगर R के ऊपर 0 तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 1 प्रथम कोटि, 2 द्वितीय कोटि। क्लियर? यही तो कह रहा है। n बराबर 0, 1, 2, n का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, नो इशू। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलें, समझ आ गई? हाँ या ना? डन है? ओके, चलिए जी। अब आता है सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, तो वो शून्य कोटि अभिक्रिया है। n बराबर 0 है, जिसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। थोड़ा सा याद रखना है, रख लोगे? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? सबको ही आया है समझ में? सबको ही क्लियर है? तो एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कि यस मैम हमें क्लियर हो चुका है। प्लीज 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 जल्दी से भेज देंगे, जल्दी 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 फटाफट। ओके 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 डन 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 डन। चलिए जी, चलते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, समाकलित अवकलित वेग समीकरण। आ जाइए। चलो भाई, इसके बाद भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे। आ जाइए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बच्चों मेरे साथ साथ देखेंगे। हमारे पास प्रारंभ में R इजिकल टू P, ठीक है, सही है। हम सब जानते हैं अभिक्रिया वेग से R बराबर क्या होता है भाई? R बराबर क्या? दर नियम से या अभिक्रिया दर से। इधर वाला खोल लो भाई। अभिक्रिया दर से क्या होता है? R इजिकल टू माइनस dr अपॉन dt, हाँ या ना? और वेग नियम से R समानुपाती घात 0, R बराबर के R नोट, हाँ या ना? ये रही आपकी समीकरण 1 और ये रही आपकी समीकरण 2। यस और नो? यस और नो बेटे? क्लियर है सभी का? बात समझ आई कि ना आई? डन। चलो जी, आ जाओ। अब चलते हैं आगे। अब समीकरण 1 व 2 से R बराबर समान है ना? R समान है तो क्या होगा? माइनस dr अपॉन dt बराबर क्या होगा बेटा? के R की पावर 0।
आर की पावर 0 तो उसका मान क्या हो गया, क्या हो गया बेटे, 1 हो गया। डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या भाई, के, यस और नो, माइनस डी आर के डॉट डी टी, हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है? सबको बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? सबका क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, हो भी नहीं सकती है। अब इसका क्या करें हम, समाकलन करने पर, समाकलन कर दो भाई, समाकलन करो। डी आर, हाँ या ना, डी आर इज इक्वल टू के डॉट डी टी, क्या होगा, आर बराबर के डॉट टी प्लस सी। समाकलित समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से किसका मान निकालेंगे बेटा, सी का मान निकालने पर क्या आएगा, उसके लिए हमें आर बराबर क्या लेना होगा, आर नोड, और टी बराबर क्या होगा, 0। क्या लिख दो, आर की जगह आर नोड बराबर के डॉट 0 प्लस सी, तो आर नोड बराबर क्या आ गया बेटा, सी। सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, सी का मान समीकरण 3 में रखो, क्या होगा, आर इज इक्वल टू के डॉट टी प्लस आर नोड। हम सब जानते हैं कि क्या होगा, आर नोड माइनस आर बराबर क्या भाई, के डॉट टी, हाँ या ना, यस और नो बेटे, सबका क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले तो यहाँ पर ये हो गई आपकी क्या बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी बराबर के। डन, किसी को कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। सबको बात समझ में आई है या नहीं, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए, यस और नो, यस और नो, क्लियर, वेरी गुड। तो अब आता है अभिक्रिया में आपको कोटि बतानी है, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या होगी कोटि, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी मेरे बच्चे। सबको पता है, मैंने अभी समझाया था कि अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू हो तो इनमें बस जोड़ दो, यानी कि 1/2 प्लस 2 क्या आ गया, 2, 1 प्लस क्या भाई, 2 एकम 2, हाँ या ना भाई, 2 और 1 का अनुपात क्या आया, 2। जल्दी बताओ क्या आएगा भाई, यहाँ 2 के पाड़े में 2 कितनी बार, 2 बार, ऊपर 2 से गुणा कर दो, क्या आया 4, कितना है 5/2, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं, सभी को डन है, वेरी गुड। चलो आगे, कोई x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, x का y में रूपांतरण, डन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, r बराबर के x की पावर 2। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दें, r बराबर के 3x 2, क्या आ जाएगा वेग, r बराबर 9 के x की पावर 2, यानी r का मान कितना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। बोलो जी बोलो, बात समझ आई कि नहीं सभी बच्चों को, हाँ या ना, क्लियर, डन, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रहा इसका आंसर, 9 गुना बढ़ जाता है, आप इसको देख के भी कर सकते हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो ये हो गया आपका, ओके डन। तो चलिए जी, आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से अपन ने जो कुछ भी आज पढ़ा है फर्स्ट क्लास में,
वो अच्छे से हम कवर कर सकते हैं, नो इश्यू, नो डाउट। कोई भी दिक्कत हो तो हम लाइव भी मिल रहे हैं, तो आप वहाँ भी डाउट सोल्व करवा सकते हैं। मैम इज़ ऑलवेज फॉर यू। डन। तो कभी भी पूछो, कुछ भी पूछो, जो डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कभी भी पूछ सकते हैं। 24 घंटे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। बस ये सेवा का मौका दो, पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए, तो पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और जितना हम पढ़ा रहे हैं प्लीज़ नोट्स बनाते रहो, होमवर्क जो दिया जा रहा है प्लीज़ उसे अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है जी, तो चलें, ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।